हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का आपका न्यू टॉपिक है गुप्त काल। जी हाँ, गुप्त काल से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं एंड इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू, आपसे वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए, यहाँ दो फायदे होते हैं। फ्री का तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाता है, साथ में वो क्वेश्चन भी पता चलते रहते हैं टॉपिक वाइज कि कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट हैं, तो उस पर ध्यान फोकस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बाय द वे अपनी टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आप लोग बताएं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, आप लोग का हो जाएगा श्री गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। बाकी का ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे। तो जो गुप्त थे वो किसके सामंत थे, मौर्यों के नहीं, वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश में जो सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त ने धारण की थी। बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपको मैचिंग करना है। देखिए, इलाहा प्रसिद्धि अभिलेख, विल्सन भितरी, मंदसौर लेख, तो किसने कैसे इसको लिखा लेख है। तो देखिए, जो आपका इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। विल्सन भितरी मंद ये आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। और यहाँ सी जो है भितरी ये हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। एंड लास्ट मंदसौर लेख जो है बंधुवर्मन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। बाणभट्ट नहीं, यहाँ बाणभट्ट नहीं, आर्यभट्ट होगा। आपको पता होगा जो आर्यभट्ट थे या खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, बट अगर यहाँ गुप्त शासन के दौरान पूछ रहा था तो आर्यभट्ट ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी पाली, प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, ना उनकी पाली थी, ना ही प्राकृतिक थी, ना ही हिंदी थी। उनकी जो दरबारी भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। गुप्त वंश की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। यहाँ स्कंदगुप्त को नहीं, चंद्रगुप्त को नहीं, ब्रह्मगुप्त को नहीं, समुद्रगुप्त को उसने भारत का नेपोलियन कहा था। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। यहाँ है कुमारगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त। जी हाँ, तो स्कंदगुप्त जो था इसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त वंश का वह राजा जो था वो स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला और स्थापत्य के लिए। जी हाँ, कला और स्थापत्य के लिए आपका यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था कि अजंता जो कलाकृतियाँ हैं किससे संबंधित है, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से कि गुप्त काल से। तो अजंता जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट होगा, बाकी का आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित था अजंता जो चित्रकारी का था। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो नालंदा आपका था, यहाँ आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था यही पूछ लिया जाता है। तो एरड़ का किससे था, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं। यहाँ आपका राइट होगा भानुगुप्त से। डी ऑप्शन राइट होगा, जो एरड़ अभिलेख था ये भानुगुप्त से संबंधित था। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, फाहियान। तो हर्षवर्धन के, अशोक के, चंद्रगुप्त के कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में काल में ये फाहियान आया था भारत। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो गुप्त काल को कहा जाता था स्वर्ण युग।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अफ्रीका का, चीन का, म्यांमार का? तो चीन का हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है यहाँ। तो फाहियान कहाँ, पहला तो पूछ लेगा फाहियान किसके शासनकाल में आया, फाहियान कहाँ का निवासी था। तो ये जो 2-3 फाहियान से क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। केरा सेतु बंद का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक, कर्ण, वाकाटक? तो वाकाटक इज द राइट हो जाएगा, वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को? नहीं। चंद्रगुप्त को? नहीं। किसे कहा गया था? समुद्रगुप्त को। जी हाँ, समुद्रगुप्त को वो क्या कहा जाता है? कविराज कहा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ठीक है, तो कहोम स्तंभ लेख में कहा गया था, बाकी का रॉन्ग है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस टॉपिक के सारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ा सा और भी क्वेश्चन यहाँ बचे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इस टॉपिक ये थोड़ा बड़ा है और इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा 2-3 वीडियो इसकी मैं इस टॉपिक को बनाऊंगी। तो बस इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन बताएंगे, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ कह रहा है श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए शंकुल से अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, बोध गया में? तो बोध गया में ही उसने मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। जो मंदिर कला का हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शको का उन्मूलन करने के बाद उसने धारण की थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो शिव थे? नहीं। विष्णु थे? तो जी हाँ, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो आपको बता दें यहाँ उसने जब शको को पराजित किया था तो उसने ऐसा किया था। अगला नेक्स्ट है, महरौली जिसे दिल्ली कहते हैं स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्सदी में हुआ था। कब? चतुर्सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फाहियान और हेनसांग ने ... के राजाओं को देखा। तो फाहियान और हेनसांग जो थे ये किस राजाओं को देखा था? इन्होंने किस राजाओं के काल को देखा था? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन एंड क्रमशः आगे भी जो रहे होंगे। तो इस तरीके से फाहियान और हेनसांग ने इन राजाओं को देखा था। अगला प्रश्न धन्वंतरी थे कौन थे? तो धन्वंतरी क्या था? चिकित्सक था। तो यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक था जो कि चिकित्सक था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। तो जी हाँ, राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यूकी में निम्नलिखित किसका विवरण नहीं मिलता? तो आपको बता दें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता है, सिद्धांत नहीं है बट बौद्ध राज्यों का है, गौतम बुद्ध के उपदेश है और बौद्ध मंदिरों, स्तूपों का, विहारों का उसमें उल्लेख है, बस सिद्धांतों का उसमें विवरण नहीं मिलता है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे काफ़ी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत क्लियरली और बहुत ही रिलैक्सेशन मूड में आपको देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर में से कौन है? भीतरगांव? नहीं। देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। कौन? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं के निर्माण गुप्त काल में हुए हैं? तो आपको पता होगा जो 16, 17 और 19 वाला था ये अजंता की गुफाएं हैं जो कि इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह के किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो आपको बता दें यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। ठीक है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में करवाया था? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में करवाया था। अगला प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, प्रयाग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख का लेखक हर्षेय किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह जो था यह समुद्रगुप्त का दरबारी था, कवि था हर्षेय। ठीक है,
तो यहाँ इस तरीके से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन काल में क्लासिकल युग क्यों कहा गया? देखिए इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोज पर पहुंचने के कारण इसे क्लासिकल युग कहा गया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल नहीं, यह जो हुआ था ये गुप्त काल में हुआ था, क्योंकि यहाँ जो गुप्त काल था उसमें जो धमेक स्तूप है और सारनाथ के धमेक स्तूपों का निर्माण इसी काल में करवाया गया था, गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो आपको बता दें यहाँ उसे दिनार कहा जाता था। सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चांदी के सिक्कों को, मुद्राओं को क्या कहा जाता था गुप्त काल की। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो आपको बता दें या कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। तो ये रचना भी, जैसे आपके टॉपिक में रचना भी है, तो इसी टॉपिक से गुप्त काल से ही पूछ लेगा कि कुमार संभव का महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। इस तरीके से आपका गुप्त काल के ये 20 करके मैंने 40 क्वेश्चन बताए हैं। तो इसको पहले 40 क्वेश्चन को आपको कवर करनी है अच्छी तरह से, कैसे याद करना है, माइंड में सेट कर लेना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस टॉपिक के जो और भी 40 क्वेश्चन बच रहे हैं, बस वो कंप्लीट कराकर फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आप बढ़ेंगे। ओके, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको मन में है तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।